हेलो नवीन सर, राम सिंह अरोड़ा दिस साइड। सो हमारा बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ही फोकस रहता है। मेरा बेसिकली क्या काम है मैं वो आपको बता देता हूँ। हमारा म्यूचुअल फंड्स का बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स एंड इंश्योरेंस ये सब हम कैटर करते हैं। और कुछ आपसे टाइम लेना चाहूँगा मैं, आपका थोड़ा सा कीमती समय, किस लिए आपकी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ जाती हैं और कैसे कैसे आप आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से आप उसको कैसे कैटर कर रहे हो, ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट जहाँ पे जा रही हैं। बिकॉज ट्रेडिशनली जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरे को जो लगता है वो ये है कि वो मैं आपसे ही पूछूंगा, देखते हैं डिस्कस करते हैं करके क्या लगता है, क्योंकि पैसे वाला जो काम है वो पैसे से ही होने वाला है। जो तीन मेजर हमारे मैं कहूँगा कि गोल्स हैं पैसे से रिलेटेड, वो क्या रहते हैं, हर एक पर्सन के होते हैं बेसिकली है। वन इज चाइल्ड एजुकेशन, सेकंड इज चाइल्ड मैरिज। ये हम अभी ऐसे रिलेट नहीं कर पा रहे कि भाई हमारे बच्चे नहीं है, लेकिन जब हम बच्चे हैं तो हम अपने अगर प्रीवियस अपने बैकग्राउंड को देखते हैं तो हमारे पेरेंट्स के भी ये गोल रहे हैं, क्योंकि हमने जो भी हमने अभी तक जो स्टडी करी है, जो भी किया है, तो हमने बच्चों पेरेंट्स से ही लेके हमने वो सब किया, राइट। तो चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, देन रिटायरमेंट। तो आपने अभी तक क्या कुछ ऐसा प्लान किया है जो ये इन तीनों चीज़ों को कैटर कर रहा हो? ओके, सो मैंने यहाँ पे ट्रेडिशनली जो हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना, वो है एक प्रॉपर्टी, यानी कि लैंड कह सकते हैं आप कि हमने लैंड में इन्वेस्टमेंट किया। सेकंड, फीमेल्स का एक बड़ा वो रहता है इन्वेस्टमेंट का, मैं बोलूँगा कि ओरिएंटेशन वो रहता है गोल्ड की तरफ, ठीक है। थर्ड, जैसे आपने बोला कि बैंक एफडी वगैरह आपने किया। फोर्थ नंबर पे पोस्ट ऑफिस, एलआईसी, ये सब ट्रेडिशनल वेज थे इन्वेस्टमेंट के, राइट। मैं अगर यील्ड्स की बात करूँ, यील्ड्स बोले तो उस पर क्या रिटर्न्स आते हैं या क्या रहता है, तो लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट भी बढ़िया रिटर्न देता है। बट अगर मैं आपको करेक्शन की बात करूँ तो क्या आपने ऐसा देखा है कि 10 साल तक एक प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो कांस्टेंट रह गया, है ना? तो इस चीज को क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड टाइम करेक्शन। करेक्शन जो होती है मार्केट में बेसिकली वो होती है दो टाइप से। जिस चीज के लिए मैं आपसे आज डिस्कस करने के लिए बैठा हूँ, दैट इज म्यूचुअल फंड। जो वो कहाँ पे पैसा लगाता है, वो बेसिकली इक्विटी मार्केट्स के अंदर पैसा लगता है, जो कुछ अपने को इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। वही एक ऐसी एसेट क्लास है जो इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न अपने को दे सकती है महंगाई से ज्यादा। तो महंगाई से ज्यादा रिटर्न चाहिए क्यों हमें? अगर आपको ध्यान हो, नहीं, आपका ईयर ऑफ बर्थ क्या है, मतलब डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ क्या है आपका? 1990। तो उस टाइम पे गोल्ड वाज अराउंड 3000 4000, पेट्रोल वाज अराउंड 9 to 10 रुपीज, ठीक है। यहाँ से उसके बाद अगर हम 2013 या जब हमने ग्रेजुएशन किया उस टाइम के आसपास, तो गोल्ड वाज अराउंड 30-40,000, ठीक है, 38 टू बी वेरी प्रिसाइज, वेरी गुड। और अगर मैं अपना पेट्रोल वगैरह की बात करूँ तो दैट वाज अराउंड 50 रुपीज, 60 रुपीज, राइट। आज की डेट में पेट्रोल का प्राइस 90 to 100 है, ठीक है। और अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो इट इज अराउंड 24 कैरेट वाला जो गोल्ड का प्राइस है वो अभी 61 62 के आसपास चल रहा है। तो इन्फ्लेशन से ज्यादा क्यों हमें रिटर्न चाहिए? जब महंगाई इस लेवल से बढ़ रही है, तो अगर हम पैसे को बैंक एफडी में रखेंगे तो वहां पे अगर अपने को 5-6% का रिटर्न आ रहा है ना, तो हमारा पैसा डेप्रिसिएट कर रहा है। हम कुछ भी अपना जो रिटर्न्स अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम कुछ इस पैसे से फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे, अगर हम आज ही गोल्ड लेने की कैपेसिटी में हैं या नहीं भी हैं, और हम यहाँ से 10 साल बाद या 20 साल बाद सोचेंगे कि उस पैसे से मैं बोला गोल्ड उतना गोल्ड ले पाऊँ, तो हम उतना गोल्ड नहीं ले पाएंगे, वो डेप्रिसिएट कर जाएगा अमाउंट उसका, राइट। तो बच्चों की शादी में हमने देखा है कि गोल्ड की इन्वेस्टमेंट रहती है, बहुत ज़्यादा खर्चा एक्सपेंडिचर होता है गोल्ड पे, राइट। तो अभी अगर हम देखते हैं कि तो ये चीज़ तो क्लियर है कि अपने को इन्फ्लेशन से ज़्यादा बेटर रिटर्न चाहिए ही चाहिए, राइट। तो इक्विटी ही एक ऐसी एसेट क्लास है जो आपको इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न दे सकती है। अब गोल्ड भी इक्विटी को, इन्फ्लेशन को बीट करता है रिटर्न्स के मामले में। लेकिन अगर मैं बात करूं ना कि अगर हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते कैसे हैं, आपने अगर गोल्ड में कभी इन्वेस्टमेंट किया तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट करते हो? आपने क्या, मतलब आप जाते हो सुनार की दुकान में जाते हो, कैसे उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो? ज्वेलरी खरीद लेते हैं। तो ज्वेलरी खरीदते टाइम पे एक तो आपने उसके ऊपर जीएसटी पे किया,
एक आपने उसके ऊपर मेकिंग चार्जेस पे किए, जी। ठीक है। अब अगर आप इसको वापस करने जाते हो ज्वेलर पे, जब आप वापस देने जाते हो तब क्या सिनेरियो रहता है वहाँ पे? जब भी वो काट के लेते हैं कि बिल्कुल ठीक। तो जब आप उसको वापस करने जाते हो अपने ज्वेलर को, तो वो क्या बोलता है इसके अंदर इतने परसेंट या इतना उसके अंदर इम्प्योरिटीज हैं, खोट बोलते हैं जिसको हम नॉर्मल सिंपल भाषा में, तो वो उसके अंदर से डिडक्ट हो जाता है। तो अगर हम ज्वेलरी की बात करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे बिल्कुल रॉन्ग डिसीजन है गोल्ड में, ठीक है। दूसरे कोई जो स्मार्ट लोग होते हैं वो थोड़े से और स्मार्ट लोग, आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यू आर वेरी स्मार्ट, ठीक है। लेकिन अगर थोड़े से और जैसे स्मार्ट लोग होते हैं, मेरे जैसा बंदा जाएगा, मेरे को यही पता है कि ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट होती है, मेरे से और स्मार्ट कोई जाएगा जैसे आपने बोला, तो आप हो सकता है कि कोई कॉइन में भी इन्वेस्टमेंट करते हो, आपने ले भी रखा होगा कोई कॉइन वगैरह, ठीक है, चांदी के कॉइन्स जैसे लेते हैं, तो उसी टाइप से गोल्ड के कॉइन भी लोग लेते हैं। तो आप गोल्ड कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर वो ब्रिक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पे भी जीएसटी पेबल है, सब कुछ है, लेकिन उसको रखना कहाँ पे है? अब एक चीज आती है गोल्ड के मामले में कि गोल्ड इज वेरी लाइफ थ्रेटनिंग एसेट, इससे ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग एसेट कोई नहीं है। आपने गोल्ड की अंगूठी पहनी हुई है, गोल्ड की चेन पहनी हुई है, कोई भी आएगा चक्कू रखेगा बोलेगा जी लाओ दो, नहीं दोगे तो लाइफ थ्रेटनिंग एसेट है बेसिकली, मेरा कहने का मतलब ये है। अब उसको जो आपने लॉकर में रखा है या आपने उसको गोल्ड कॉइन को आपने लॉकर में रख रहे हो या कुछ भी है, तो आप उसकी ईयरली चार्जेस पे कर रहे हो, लॉकर के भी, ठीक है। तो फिजिकल गोल्ड चोरी हो सकता है, गुम हो सकता है, ठीक है, लॉकर चार्जेस पे वेरिएबल करने हैं तो वो हायर एक्सपेंडिचर बेसिकली आपको देना पड़ रहा है। अब इसको आप और कैसे ले सकते हैं गोल्ड को? बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आप उसको इम्पोर्ट ना करो, क्योंकि गोल्ड इंडिया में तो होता नहीं है, उसे इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर से, तो वहां पे हमारा फिजिकल डेफिसिट क्या होता है कि हमने डॉलर में वो पेमेंट करनी होती है, तो हमारा डॉलर का जो रिजर्व है वो कम हो जाता है। तो अब हम गोल्ड अगर वहां से बाय करते हैं तो हमें सरकारी बोलती है कि आप गोल्ड बाय ना करो, मैं आपको गोल्ड के ही प्राइस का एक बॉन्ड इशू करके देती हूँ, उसको बोला जाता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 2.5% का, तो आपको मिलता है ब्याज। मतलब कि जो सोना का प्राइस है, सोने के प्राइस के हिसाब से आपने ₹1,00,000 का अगर एसजीबी लिया तो गोल्ड के करंट प्राइस के हिसाब से आपको वो एसजीबी मिलेगा। 2.5% का उसके ऊपर आपको ईयरली हर साल हाफ ईयरली बेसिस पे 1.25, फिर हाफ ईयरली के बाद आपको 1.25 अगेन मेरे खाते में आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा, वो अपने आप, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है उस अमाउंट के लिए, ठीक है। 8 साल का उसके अंदर टाइम रहता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का, 8 साल का मैच्योरिटी है, ऑटो मैच्योरिटी आपके अकाउंट में सीधा ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएंगे 8 साल के बाद, जो भी करंट वैल्यू गोल्ड की होगी, आपको उसके लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है उसमें वो ये है कि आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, कोई टैक्स नहीं देना, कोई टैक्स नहीं देना, ना लेते टाइम कोई जीएसटी देना और ना बेचते कोई जीएसटी नहीं, और ना ही बेचते टाइम आपको कोई उसके ऊपर इनकम टैक्स की लायबिलिटी देनी है। अच्छा, ये मैं अपने बच्चों के नाम पे करवा सकता हूँ? आप अपने बच्चों के नाम पे करवा सकते हो, अपने किसी के नाम पे भी आप करवा सकते हो। 8 साल तक अगर आप इसमें होल्ड रखते हो तो आपका पूरे का पूरा पैसा जो भी प्रॉफिट हुआ है वो पूरे का पूरा टैक्स फ्री रहता है आपके लिए। मतलब अगर मैं मेरे लड़की के 15 साल की, बिल्कुल आप उसके नाम पे करवाओ, सोचो कि शादी के टाइम पे काम आएगा। 8 साल ये बेसिकली किसी टाइम फ्रेम में गवर्नमेंट का फिक्स एक रहता है कि आपने इतने एक क्वार्टर में या एक हाफ ईयरली में इतने निकालने हैं, गोल्ड बॉन्ड की सीरीज आती है बेसिकली, तो आप वो अगर आप लेते रहते हैं तो आपने ये सोच के रखना है कि मैंने 200 ग्राम यहाँ पे एक्यूमुलेट करना है, ठीक है। आपने 100 ग्राम अभी ले लिया, 5 ग्राम एक बार ले लिया, 1 ग्राम भी आप 1 ग्राम के मल्टीपल में आप बाय कर सकते हो कभी भी इसको, जब भी ये निकलते हैं इंटरनेट बैंकिंग से या ऑनलाइन वे से अगर आप लेते हो इसको 50 रुपीज वहां पे भी आपको पर ग्राम पे डिस्काउंट मिलता है एसजीबी में। तो ये इंडिया के अंदर सबसे सस्ता और सबसे सेफ इन्वेस्ट, कोई खतरा नहीं है आपको चोरी होने का, कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है आपके लिए। ये डीमैट में रहेगा तो आप इसको बेच भी कभी भी सकते हो, 8 साल तक रुकने की भी जरूरत नहीं है, लॉक इन होता है वैसे 5 साल का जनरली, लेकिन अगर आपने इसको डीमैट के फॉर्म में ले लिया तो आप इसको बेच भी कभी भी सकते हो, जब भी आपको लग रहा है कि पैसे की नीड है, अपना पैसा है, ये तो मिलना ही चाहिए। मैं इसको कभी बेच सकता हूँ? कभी भी बेच, जनरली क्या होता है, मैं आपको 2 तरीके होते हैं गोल्ड बॉन्ड लेने के, एक फिजिकल, सेकंड इज डीमैट, ठीक है। अब फिजिकल में भी 2 मोड्स हैं, एक ऑनलाइन पेमेंट मोड या फिर ऑफलाइन पेमेंट मोड। ऑफलाइन पेमेंट का मतलब चेक से पेमेंट किया आपने, चेक से पेमेंट करने के टाइम पे डिस्काउंट आपको ऑनलाइन वाला 50 रुपीज वाला नहीं मिलेगा बस, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन भी ले रहे हो तो ऑनलाइन में भी 2 वेज है, एक डीमैट में, एक नॉन डीमैट में। अब अगर आप नॉन डीमैट लेते हो तो 5 साल का तो कंपलसरी लॉक इन है, 5 साल से पहले आप नहीं बेच सकते,
5 साल के बाद सरकार एक विंडो ओपन करती है, उसमें क्या रहता है कि आपने अगर इसको बेचना है, पैसा अपना अगर वापस लेना है तो आप पैसा ले सकते हो, नहीं तो आपका वो 8 साल के बाद ऑटोमेटिकली क्रेडिट होना है। ठीक है, 5 साल के बाद बेचोगे तो आपको टैक्स लायबिलिटी आएगी, अच्छा, लेकिन 8 साल मैच्योरिटी से पहले बेचेंगे तो टैक्स लायबिलिटी आने वाली है। लेकिन डीमैट के अंदर क्या खूबसूरती है कि आप कभी भी इसको बेच सकते हो, सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडेबल सिक्योरिटी है ये, इस पे आप लोन भी ले सकते हो। तो फुल आपके, हाँ जी, 1 लाख रुपए का ले लिया, इसके बिल्कुल। बदले में आप लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी के रूप में आप इसको देके इसके अगेंस्ट लोन भी ले सकते हो। तो बहुत बढ़िया चीज है एसडीबी एज अ इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो उसको, उसकी बजाय आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एसडीबी के थ्रू। अब जो हम डिस्कस कर रहे थे कि आपको इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न का, ये आपको इन्फ्लेशन जितना रिटर्न तो दे देगा गोल्ड, ठीक है। अब आप बताइए क्या कहना ये चाहिए। कह रहा था कि आप कह रहे हो कि इन्फ्लेशन जितना रिटर्न दे देगा, तो अगर मैं जितना सेव कर रहा हूँ मुझे उतनी कीमत तो उतनी कितनी मिल जाएगी। एग्जैक्टली, Last आप में अगर जितना बैंक save- एफडी में रख रहे हो पैसे को, तो उसका मतलब तो ये है कि आपने अपने इन्फ्लेशन से पैसे को घटा लिया। आप अगर लाख रुपए का सोना आज खरीद सकते थे और आपको वो लॉकर में रखना पड़ता, ये करना पड़ता, तो वो आप लैंड में यूज कर लेते, ठीक है, लेकिन वहां पे आपको कॉस्टिंग पड़ी, जीएसटी, ये वो सारी चीजें। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, आप उसको, आपने अगर एफडी में रखा हुआ होता तो आपकी उसकी वैल्यू कम हो जानी थी। लाख रुपए का सोना खरीद आज सकते थे, और अगर 8 साल बाद या 10 साल बाद सोचोगे तो वो लाख रुपए का सोना उतने में नहीं आना दैट पॉइंट इन टाइम, 10 साल के बाद। अब अगर आप गोल्ड बॉन्ड में पैसा रखते हो तो सोने की वैल्यू आज मिल रही है, सोने की वैल्यू 8 साल बाद मिलनी है, तो आपका सेम वैल्यू ही रहने वाली है वो, और 2.5% का इंटरेस्ट आपको जो मिल रहा है वो एडिशनल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इन्फ्लेशन से भी बेटर रिटर्न कहीं पे मिल सकती है। बढ़िया, उसमें आप डेली जब आप उठते हो, सुबह से लेके शाम तक आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते हो वो आप मेरे को बताओगे। सुबह आप क्या यूज, सुबह उठते ही सबसे पहले आप फेस वॉश करते हो, ठीक है, आप पेस्ट करते हो, उसके बाद आप बाइक यूज करते हो, उसके बाद आप उसके अंदर फ्यूल डलवाते हो, ठीक है। ये सारी की सारी कंपनीज, जो आप जिन जिन कंपनीज का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उनको बेनिफिट हो रहा है आपके प्रोडक्ट यूज करने से, ठीक है। तो अगर वो वाला बेनिफिट वही कंपनीज स्टॉक मार्केट के अंदर एक्सचेंज है इंडिया में, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि अगर ये वाला जो बेनिफिट वो कंपनीज ले रही है मेरे इन्वेस्टमेंट से, मेरे खर्चे से बेसिकली, ठीक है, तो अगर आप उन कंपनीज के अंदर मालिकाना हक अगर ले लो तो आपको भी वही वाला बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो कैसे ले सकते हो आप बोलो आईओसीएल को बोलो कि मेरे को अपना मालिक बना लो, मेरे को अपना साथी बना लो, तो वैसे बना लेंगे क्या? सरकारी कंपनी हो तो ठीक है, सरकारी कंपनी है, वो कैसे बनाएगी? तो वो आप इंडिया में 2 तरीके से कर सकते हो, डायरेक्टली या तो उनके शेयर्स बाय करके कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या वे है, म्यूचुअल फंड के थ्रू आप उसको ले सकते हो, क्लियर है। अब अगर आप डायरेक्टली उसको स्टॉक मार्केट से लेके रखना चाहो, खरीद के, वो भी आप कर सकते हो। उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, या मैं प्रॉब्लम भी नहीं बोलूंगा, उसके अंदर थोड़ी सी टेक्निकलिटीज में जाना पड़ता है, उसके अंदर समझना पड़ता है कि कब कौन सी कंपनी लेनी है, कौन सी कंपनी नहीं लेनी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। फिर आपको ये भी चीज देखनी पड़ती है उसके अंदर कि किस टाइम पे किस कंपनी से बाहर आ जाना है। आप क्या काम करते हैं सर? टेक्सटाइल का है। ठीक है, तो आपको अपने काम से हटके कोई काम करने का समय मिलता है सर? फैमिली के लिए कितना टाइम दे पाते हैं? बहुत कम टाइम। आज की डेट में सबसे जो कम चीज है वो बंदे के पास टाइम ही है। मेरे पास टाइम नहीं है जी, मेरे पास टाइम नहीं है जी। तो अगर आपके पास कोई एक ऐसा टूल अवेलेबल हो जिसमें आपको प्रोफेशनली ये सारी चीजें मैनेज हो जाती हों, प्रोफेशनल फंड मैनेजर इज देयर म्यूचुअल फंड के अंदर, ठीक है। ये एक ट्रस्ट, एक फंड मैनेजर एएमसी बेसिकली जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर फंड मैनेजर्स होते हैं, और हमारा जो सिक्योरिटीज रही हैं वो कस्टोडियन के अंडर रहनी होती हैं। अब ये कस्टोडियन क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी, पहली चीज तो ये है कि जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो सेबी उसको रेगुलेट करता है। तो म्यूचुअल फंड्स जो है हमारा वो सेबी के अंडर आता है, सेबी इसको रेगुलेट करता है। अब हमने जो भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर देखा कि कहीं ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, ये भी सवाल आते हैं, तो ये सेबी इसको रेगुलेट कर रहा है। जितने भी उसके अंदर सिक्योरिटीज हमने बाय करके रखी हैं वो सब क्या है, कस्टोडियन उसका डीमैट या जो भी उसके जो होल्डिंग है उसकी, वो सब कस्टोडियन के पास है। फंड मैनेजर के पास कुछ भी नहीं है। फंड मैनेजर सिर्फ उस पैसे को मैनेज कर रहा है कि इतने % इधर है, इतने % इधर जाना है, इतने % इधर रहने वाला है, दैट्स इट। या कब किस में से निकल जाना है बाहर।
जो भी हमारी सिक्योरिटीज हैं, जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट वाली जो प्रूफ्स हैं या जो भी कुछ है, वो सब कस्टोडियन के पास पड़ा है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक कहने का मतलब बड़ी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है और बड़ा ही ट्रांसपेरेंट, वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो सबसे ट्रांसपेरेंट बिजनेसेस में आता है म्यूचुअल फंड। ये मतलब ये जो फंड मैनेजर है, हाँ जी। ये मेरा पैसा मैनेज करेंगे आप? एग्जैक्टली, अपने आप मैनेज करेंगे। ये कुछ एक 1.5%, 2% के आसपास या 1%, किसी किसी स्कीम में तो और भी कम ये चार्ज लेते हैं उसके अंदर। और हमारे 1% के अंदर अगर हमारा पूरा हम अपना फंड मैनेज अगर करवा पा रहे हैं तो हमारे लिए उस चीज से कोई बढ़िया चीज नहीं है। तो मेरे पास इतने रुपए नहीं है कि मैं फंड को हायर करवाऊँ, इतना ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। एक चीज बताइए मुझे कि आप इन्वेस्टमेंट कितने से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको मैं बताऊं कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर 10 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। 10 रुपए? हाँ जी, 10 रुपए से चाय नहीं आती आज मेरे। बिल्कुल ठीक, 10 रुपए से। पहले क्या था कि आप 300 रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया रखा गया था। HDFC म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम आपने सुना है, वहां पे 300 रुपए से आप SIP शुरू कर सकते हो। आदित्य बिरला में 100 रुपए से आप SIP शुरू कर सकते हो। टाटा म्यूचुअल फंड 150 रुपए से आप SIP शुरू कर सकते हो। मतलब 150, 300 से जरूर जाएगा। बिल्कुल, तो वो चीज कोई कंसर्न नहीं। म्यूचुअल फंड बना है आम आदमी के लिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स जो मैं बात कर रहा हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हम इन्वेस्टमेंट्स कैसे कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं। एक म्यूचुअल फंड है, दूसरा PMS है, तीसरा AIF है। इन सब के अंदर हम इन्वेस्टमेंट्स कराते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर दो तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं। वन इज SIP, सेकंड इज आपका लम सम। बट वो जो स्टार्टिंग अमाउंट मैंने आपको बताया वो है कि आप स्टार्टिंग अमाउंट कोई भी आप ले सकते हो। PMS जो है उसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपीज चाहिए, ठीक है। ये एक नीश कैटेगरी के लिए है। AIF के अंदर 1 CR की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड रहती है कि 1 करोड़ से आप स्टार्ट करते हो। सबसे खूबसूरत बात AIF की और PMS की मुझे क्या लगती है, PMS के अंदर आपका डीमैट रहेगा, उसी के अंदर आपकी सब कुछ ट्रांजेक्शन्स होनी है। जो भी दिख रहा है आपको अपने पोर्टफोलियो का दिख रहा है कि ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। AIF जो है वो बेसिकली म्यूचुअल फंड के तरीके से काम करता है, ट्रस्ट की तरह से ये भी काम करता है। एंड दूसरी चीज क्या होती है, डीमैट इनका खुद का रहता है, आपके नाम पे यूनिट्स रहेंगी वहां पे। और जितना भी पैसा AIF जनरेट करके देगा ना आपको, वो पूरे का पूरा पैसा टैक्स फ्री होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये पूरे का पूरा जो AIF है टैक्स एट फंड लेवल है। पूरा का पूरा जो भी टैक्स देना है फंड अपने आप दे देगा, आपको कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं आने वाली है। 4 साल में अगर 1 करोड़ के 2 करोड़ भी हो गए, 2 करोड़ पूरे के पूरे आपके हैं। अच्छा, पूरे मेरे हैं जो ASK एक कंपनी है जो PMS AIF वगैरह मैनेज करती है। लगभग 4 साल में 4.5 साल में पैसा डबल करके क्लाइंट के अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट्स के नाम पे अगर मैं बात करूं तो एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, GDP ग्रोथ और इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इंडिया में लगभग कितना चल रहा है, 6-7% के आसपास। GDP ग्रोथ अभी रिसेंटली अगर हम देखते हैं तो 6-7% के आसपास वो भी चल रही है। तो अगर हम इन दोनों को टोटल कर लेते हैं ना तो मेरा 12-13% के आसपास का एक नंबर आता है निकल के। जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी के टाइम पे बताया था कि वहां पे वैल्यू टाइम करेक्शन आता है कि 10 साल तक वैल्यू आपकी वही। TDI की अगर हम बात करते हैं तो 2013 से लेके 2021 तक रेट्स वर अराउंड 8,000 रुपीज। और 21 के बाद से वो थोड़ी सी तेजी आई। हर एक मार्केट में साइकिल चलता है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी का एक साइकिल था, ये इक्विटी का साइकिल है। तो वो टाइम करेक्शन से काम करता है, ये वैल्यू करेक्शन से। यहाँ पे आप डेली बेच सकते हो, डेली खरीद सकते हो, ठीक है। प्रॉपर्टी के अंदर आपने अगर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली वहां पे और आपको लग रहा है कि मेरे को 10 लाख रुपए निकालना है, तो आप कैसे लोगे? म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपने 5 करोड़ निकाला रखा हुआ है, 10,000 भी आपको चाहिए तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो। उसके लिए तो जो बेचनी पड़ेगी उसके बदले लोन लेना बिल्कुल ठीक, यहाँ पे पार्शियल विड्रॉल भी आपके पास अवेलेबल है। मैंने आपको बताया कि आप छोटे से छोटा अमाउंट लगा सकते हो, बड़े से बड़ा अमाउंट रख सकते हो, वहां से कितना भी पार्शियल भी विड्रॉल कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स के अंदर पूरी की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास। 1 साल से ऊपर अगर आप यहाँ पे पैसा रखते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पड़ता है टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से। मैं अगर आपको म्यूचुअल फंड की बात करूँ, AIF में तो कोई टैक्स पड़ना ही नहीं है आपको। म्यूचुअल फंड के अंदर 1 साल से ऊपर अगर आप रखते हो पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो 10% का आपको टैक्स लायबिलिटी रहनी है, भले ही आप 30% पे आप स्लैब में आते हो। और वो भी 1 लाख के बाद, यानी कि अगर आपने 10 लाख रुपया लगाया और वो आपका 3 साल के बाद, फॉर एग्जांपल मैं अगर जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ कि वो अगर 15 लाख रुपया हो गया, आपका 10 लाख के पीछे 2.5 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, तो मैंने अगर उसमें से 4 लाख रुपया विड्रॉ किया तो उस
4 लाख के यूनिट्स विड्रॉ होंगे म्यूचुअल फंड के केस में, तो उसमें लगभग मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका 3 लाख रुपए आपका और 1 लाख रुपए का प्रॉफिट वो वहां से रिडीम हुआ, तो आपका पूरा का पूरा पैसा टैक्स फ्री है। तो और उसके बाद 4 लाख रुपए की बजाय 3 लाख पे 10% देना पड़ेगा। अब यहाँ पे 4 लाख जब आपने निकाला है ना, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो 10 लाख रुपए की वैल्यू थी वो 15 हो गई है, तो हमने यहाँ से विड्रॉल किया 4 लाख रुपीज, तो इसमें हमारा 3 लाख हमारा कैपिटल था, ठीक है, और 1 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट वाला पार्ट। तो जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है 1 साल के ऊपर वाले पीरियड में, वो हमारा टैक्स फ्री होता है, टैक्स में एग्जम्पशन मिलती है हमें, यहाँ पे अपने को कोई टैक्स पे नहीं करना। मतलब हर साल हम 1-1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड से। अच्छा, मतलब ये कह रहे हो कि आप जो मेरा मूल है, मूल के ऊपर जो मुझे मिल रहा है उसका ही 10% देना है। बिल्कुल ठीक, जो भी आपका प्रॉफिट वाला पार्ट है उसी के ऊपर आपको 10% देना है, वो भी 1 लाख के ऊपर वाले पार्ट पे। अगर मैं जितना कटवाऊं उसके ऊपर नहीं देना, नहीं। जो मुझे मिल रहा है बिल्कुल। उसके अलावा उसके ऊपर देना। यस। अच्छा, एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि आपने अपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हो या इससे ज्यादा, आपने ऐसा सपना देखा है? जी सर, बिल्कुल। ठीक है। कौन नहीं देखा है सर? तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं? आपने मेरे को बोला कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वहां तो पूरा बड़ा अमाउंट चाहिए होता है, इकट्ठा अमाउंट चाहिए होता है, या आप लोन ले लो। 2 तरीके हैं प्रॉपर्टी खरीदने के। एक प्लॉट खरीद रखा है, एक घर है और कुछ खानदानी जमीन है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप 2000 रुपए देके हर महीने 1 करोड़ के मालिक हो सकते हो। 2000 रुपए का SIP अगर आपको 15% का कंपाउंडिंग एनुअल रिटर्न देता है ना, तो 30 साल में आप 1 करोड़ के मालिक हो जाओगे। 15,000 रुपए का SIP 15% के हिसाब से 15 साल में 1 करोड़ रुपए बना देता है। 2000 रुपये 1 करोड़ बना दिए। हाँ जी। अब अगर मेरे पास 8% का कोई टूल हो, जहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बैंक FD या RD की बात करता हूँ, वहाँ पे भी 8% नहीं है आज की डेट में, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि अगर आपको 8% की कोई टूल मैं अगर आपको देता हूँ, तो आपको 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए 25 साल में 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जी। वहीं अगर आप 15% के हिसाब से देखते हो, तो आपको 3,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आप 1 करोड़ के मालिक हो जाओगे 25 साल में। तो ये बेसिकली जितना लंबा आप करोगे, वहां पे आपको कंपाउंडिंग का उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। आइंस्टाइन साहब क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग इज 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, 15% की कंपाउंडिंग के हिसाब से 1 रुपया 5 साल में 2 रुपए हो जाता है, यानी कि 1 लाख रुपए आपने जो यहाँ लगाया, यहाँ पे 2 लाख रुपए हो गए। 10 साल में वो 2 के हो जाएंगे 4, 15 साल में 4 लाख के हो जाएंगे 8 लाख, 20 में 8 के 16, 25 में 32, और जो 30 साल का यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे थे 32 लाख के हो जाएंगे आपके 64 लाख। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए में इन्वेस्ट कर रहा हाँ हूँ, जी, तो मेरे रिटायरमेंट टाइम तक कोई 60-65 लाख रुपया हो जाए। 15% की कंपाउंडिंग अगर आपको ग्रोथ मिलती है, तो उसके हिसाब से आप 64-65 लाख रुपए सिर्फ उसी 1 लाख से बना सकते हो। 1 लाख से ये गारंटेड है, ये मिल जाएगा? ये गारंटेड नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको रिटर्न बताया कि आपका इन्फ्लेशन और GDP, वो वाला कैलकुलेशन के बाद 1-2% का जो अल्फा है वो म्यूचुअल फंड जनरेट करके आपको देगा, यानी कि इक्विटी मार्केट ही आपको जनरेट करके दे देगी इतना। और इक्विटीज के अंदर ना जो रिटर्न्स हैं वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं आते। FD में आप देखते होंगे कि आपको 6% का अगर ग्रोथ मिल रहा है, तो वो मिलता ही है, हर साल आपको 6% का हर रोज का मिलता ही है। ठीक है। अब यहाँ पे रिटर्न्स कैसे चलते हैं? कभी आपको मिलेगा 15% का ग्रोथ, किसी साल आपको मिल रहा है 4% नेगेटिव, फिर अगले साल फिर से आपको 4% नेगेटिव मिल गया, अगले साल आपको 24% प्लस हो गया। तो वो एवरेज में आके आपको 12 से 15% की कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में मिल जाती है। लॉन्ग टर्म में मतलब कितने साल में? मतलब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जैसे आपने मतलब पूछा मैं म्यूचुअल फंड के अंदर 10 साल लगा रहा हूँ, तो मुझे कम से कम और बता दो कितना मिलेगा, और ज़्यादा ज़्यादा बता दो कितना मिल सकता है। मैं आपको 10 साल 15 साल में कैटेगरी वाइज बताता हूँ। म्यूचुअल फंड्स के अंदर बेसिकली क्या होता है? मिड कैप, सॉरी लार्ज कैप। मैं आपको पहले लार्ज कैप बताता हूँ। मिड कैप आजकल चल रहा है ना, बड़ा ट्रेंडिंग में है, तो इसीलिए वो सबसे पहले मिड कैप निकल आया। सबसे पहले रहता है लार्ज कैप, जो टॉप की
टॉप 1 से लेके 100 लेवल तक हमारी कंपनीज हैं, उनको बोला जाता है लार्ज कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट। इसके अंदर मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ITC हो गया, इन्फोसिस हो गया, तो ये हमारी देश की जो बड़ी कंपनीज हैं 100 कंपनियां। अब हमने बोला कि मिड कैप कंपनीज कौन सी हैं, जो 101 से लेकर 250 तक वाली कंपनीज हैं वो हमारी मिड कैप कंपनीज होती हैं। मिड कैप कंपनीज बेसिकली कौन सी रहती है ना, जो अपने फील्ड में लीडर हैं, ठीक है, और उनका फील्ड बहुत बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज नहीं है, वो 101 से लेके 250 तक वाली कंपनीज है। स्मॉल कैप में 250 से नीचे वाला यूनिवर्स होता है, बहुत बड़ा यूनिवर्स है स्मॉल कैप का, लेकिन सभी ऐसा बोलता है कि आपको 700 तक 750 तक रिसर्च करके अपना स्मॉल कैप यूनिवर्स को बना के रखना है, ठीक है। तो रिस्क और रिटर्न, जैसे आपने बोला कि कितने लॉन्ग टर्म कंसिडर कर सकते हैं हम, आप लार्ज कैप के अंदर, अब इसके अंदर भी थोड़ा सा एक कैटेगराइजेशन होता है कि एक डेट म्यूचुअल फंड जैसे होता है, उसके अंदर फिक्स काइंड ऑफ रिटर्न्स मिलते हैं, तो FD के कंपैरेटिवली ही उसके अंदर रिटर्न्स रहते हैं, ठीक है। अब उसको मैं अगर बोलूं कि यहाँ पे आपका जो सब कैटेगरीज हैं, कुछ इनको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को मिला के एक फ्लेक्सी कैप फंड बन जाता है, फिर एक मल्टी कैप फंड बन जाता है, फिर एक लार्ज एंड मिड कैप फंड बन जाता है। अब डेट और इक्विटी को भी मिला के हम एक कैटेगरी बना देते हैं, उसको बोला जाता है हाइब्रिड कैटेगरी, दोनों इक्विटी और डेट का उसके अंदर एक्सपोजर मिल जाता है आपको। अब यहाँ पे आप जब पैसा लगाते हो ना, जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा था रिस्क और कितने टाइम तक हमें पैसे को रखना चाहिए, अगर आप लार्ज कैप फंड को ही ले रहे हो तो आपने रिटर्न जो एक्सपेक्ट करना है वो 10 से 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको जो डाउनफॉल दिख सकता है वो अराउंड 10 to 12% भी नहीं, मैं आपको 20% के आसपास मान के चलो कि 20% नेगेटिव फॉल आपको एक साल के अंदर अंदर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर अगर आप मिड कैप की बात करते हो तो यहाँ पे आपको 12% से लेके 14-15% के आसपास तक का रिटर्न जो है वो मिल जाता है यहाँ पे। लेकिन जो नेगेटिव वाला डाउनफॉल वाला पीरियड है वो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, और लेकिन अगर एक साल की बात करूँ तो 30 to 40% के आसपास की करेक्शन इसमें आपको देखने को एक साल में नेगेटिव देखने को मिल सकती है किसी भी डाउनफॉल वाले टाइम में। अब जो स्मॉल कैप वाला फंड है वहाँ पे आपको 12 से 15% की भी रिटर्न मिल जाती है, लेकिन जो आज की रिटर्न्स आ रही हैं वो करीब, मैं अगर 5 साल की भी रिटर्न बताऊँ तो अराउंड 30% के आसपास कंपाउंडिंग एनुअल दे रहा है 15-30 का रिटर्न आ रहा है आज की डेट में। इतने जबरदस्त आज की डेट में रिटर्न्स हैं। अगर आज मैं 15 साल 20 साल हाँ जी। फंड में लगाऊं तो मुझे भी उम्मीद है कि यार बिल्कुल बिल्कुल 25 का भी बिल्कुल आ सकता है। स्मॉल कैप जो कैटेगरी है या मिड कैप जो कैटेगरी है वो इसी तरीके से ही चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेगेटिव है वो मैं ये कंसिडर करेंगे कि एक साल के अंदर भी 50% आपका पैसा जो है माइनस हो सकता है। उस माइनस से या उस फॉल से घबराना नहीं है अपने को। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि लॉन्ग टर्म में इन्होंने रिटर्न देना ही देना। मतलब अगर मैं 30 साल के लगा रहा हूँ पे कि 20 साल में इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे अगर 50% गिरा है तो भी कुछ नहीं करना, तो केवल लास्ट आखिरी में जाके मुझे मिल ही जाएगा। बिल्कुल। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या बोलता है। रिस्क एपेटाइट मैं क्यों वर्ड यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि जो माइंड का हिस्सा, जब शरीर को चोट लगती है ना कि मेरे घुटने में चोट लग गई, मेरे हाथ पे चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, तो दिमाग का जो हिस्सा उस बारे में सोचता है ना, चोट लगने के बारे में सोचता है, वही हिस्सा दिमाग का ये सोचता है कि मेरा पैसा माइनस हो गया, नेगेटिव हो गया। तो वो वाला हिस्सा अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, अगर आप पेन को, उस चोट को, वही वाली जगह पे पेन करेगा दिमाग में वो, अगर आप उस पेन को बियर कर सकते हो तो ही आप रिस्क इतना बड़ा लीजिएगा, नहीं तो आप इसमें मत आइएगा। और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो SIP जैसे हम बात कर रहे थे, तो आप 3000 रुपए का SIP लेके, 2000 रुपए का SIP लेके, अब यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया है, अगर आपका जो गोल है, मान लीजिए अभी हमने 1 करोड़ की बात करी, अगर आपका गोल 5 करोड़ का है तो 30,000 रुपए का SIP लेके आप 25 साल में 15% के हिसाब से आप अपना 10 करोड़ पे पहुंच सकते हो। कोई बंदा मेरे को बोलता है कि बॉस मेरे पास तो ना पैसा नहीं है, मैं अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। मैं उसको बोलता हूँ अगर आपकी 15,000 रुपए भी सैलरी है ना, तो भी आप 1 करोड़ के मालिक बन सकते हो। कैसे? वो 2,000 रुपए अगर वो सेव कर लेता है हर महीने, सेविंग नहीं, इसको मैं इन्वेस्टमेंट बोलूंगा। अब यहाँ पे भी एक छोटा सा पॉइंट आता है कि आप जो अपने गोल्स हैं, पैसे वाले जो गोल्स हमने बात करी, जो भी पैसे वाले गोल्स हैं वो तो पैसे से ही पूरे होने वाले हैं। पैसे वाले गोल जब पैसे से पूरे होने वाले हैं तो उसके लिए आप सेविंग करोगे या इन्वेस्टमेंट करोगे?
वो इन्फ्लेशन से तो मैंने आपको बता दिया कि आप सेविंग अगर करोगे तो आपका पैसा डाउनवर्ड्स ही जाने वाला है, उससे आप अपने गोल को अचीव कर ही नहीं सकते। उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट ही करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करने के जो हमने अभी एवेन्यूज की बात करी, गोल्ड, रियल एस्टेट या इक्विटी मार्केट, तो अगर हमारे पास हर महीने कुछ अमाउंट है तो वो हम SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो ये तरीका है। आप 15,000 रुपये की सैलरी भी है तो भी आप 1 करोड़ रुपए एक्यूमुलेट अपने लाइफ टाइम में कर सकते हैं। मतलब कि आप ये कह रहे हो कि यहाँ मार्केट में आपका रुपया कम हो सकता है। हाँ जी। इसका मतलब ये है कि जो मेरा कैपिटल भी आपने लगा रखा है उससे भी आपका डाउन जा सकता है। तो मतलब कि मैं अपना जो बचत है मेरी, जो अपने बुरे वक्त के लिए रखी है अपने अकाउंट में, उसको इसमें ना लगा के जो अपना लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहा हूँ, केवल लंबे टाइम के 20 साल बाद जो अपने उसी को इसमें लगाऊँ। हाँ जी, उस बाकी को अपने बैंक अकाउंट में रखूँ। बिल्कुल ठीक। आपका 6 महीने वाला पैसा, 6 महीने का जो जितना आपका खर्चा होता है वो कम से कम आपके बैंक अकाउंट में एज अ लिक्विड मनी हमेशा होना चाहिए। अच्छा, और एक और चीज यहाँ पे निकल के आती है, एक इन्वेस्टमेंट का पिरामिड होता है। उस पिरामिड में सबसे पहले आता है प्रोटेक्शन, कि अगर आपको कुछ भी हो गया, मान लीजिए मैं 15,000 रुपये कमा रहा हूँ और मेरे को अगर कुछ हो जाता है तो वो 2,000 रुपये की SIP तो छोड़ो, जो भी जमा हुआ है वो भी मैं वापस निकाल लूंगा। तो एक फैमिली का कॉम्प्रिहेंसिव एक बढ़िया हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। उसके अंदर कोई को पेमेंट नहीं होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम पे मतलब आपके पास एक हेल्थ और एक टर्म, दो चीजें होना बड़ा ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले प्रोटेक्ट करना है कि आपकी फैमिली के ऊपर कोई फाइनेंशियल एकदम बर्डन ना आ जाए। फाइनेंशियल बर्डन कब आ जा सकता है कि अब आपको कभी भी पैसे की नीड हो सकती है। वो किस टाइम पे हो सकती है? अगर आपको कभी कोई हेल्थ की नीड हो गई फैमिली में, या फिर अगर आप एक ब्रेड अर्नर है फैमिली में, वो नहीं रहे तो फिर फैमिली क्या ही करेगी। तो अगर हम लाइफ की बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास टर्म इंश्योरेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि होना चाहिए। LIC पॉलिसी ले रखी है मैंने, 5 साल भरे थे उसके। सर मेरे को आप ये बताओ कि उसकी कितनी प्रीमियम जा रहा है? उसका मैंने 6 साल दिए, 1 लाख दिया। 1 लाख रुपए। तो 1 लाख के अगेंस्ट आपको उसमें रिस्क कवर कितना है? रिस्क कवर समझते हो आप क्या होता है? नहीं, वो उन्होंने बोला था कि 20 साल बाद जो 6 लाख रुपए दिए, इसके 17 लाख रुपए मिल जाएंगे। सर मैं आपको इसमें छोटी सी एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी आप कोई लाइफ इंश्योरेंस लेते हो ना तो उसके अंदर एक सम इंश्योर्ड होता है। सम इंश्योर्ड क्या होता है कि आपने इतना पैसा दिया। बेसिकली इंश्योरेंस किस चीज पे काम करता है? रिस्क पे, ठीक है। आपने कुछ प्रीमियम दिया उस रिस्क का, वो रिस्क क्या है? आपकी लाइफ का रिस्क है। उन्होंने आपकी लाइफ का रिस्क लिया, आपने 1 लाख रुपए का प्रीमियम दिया, उस 1 लाख के अगेंस्ट आपको कभी कुछ हो गया तो उन्होंने फैमिली को 10 लाख रुपए दे देने। उन्होंने ये रिस्क लिया। रिस्क को कम करने का या रिस्क को मिटिगेट करने का या मैनेज करने का सबसे अच्छा टूल है वो इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस का मतलब ये होता है प्रीमियम कलेक्ट होता है, अगर कुछ किसी को हो जाता है तो वो उसमें से दिया जाता है। अच्छा, 10 लाख रुपए मिलेगा, मैंने 1 लाख दिया। हाँ जी, ये किसी भी अनसीन कंडीशन में ऐसा होता है कि अगर आपको ऐसा कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को वो पैसा मिल जाने वाला है। वो जो जिस भी एडवाइजर ने आपको वो पॉलिसी दिया वो उसने आपको सिर्फ ये बताया कि उसके मैच्योरिटी के बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इंश्योरेंस का मेन जो लॉजिक है वो क्या बोलता है कि आपको कवर कितना मिल रहा है। जो भी इन्वेस्टमेंट्स के गुरुज हैं वो ऐसा बोलते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स कभी नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट जब भी आप करो वो आप करो म्यूचुअल फंड के अंदर। अभी अगर मैं आपको बोलूँ ना कि आपने 1 लाख रुपए का प्रीमियम दिया है अपने LIC में, लाइफ इंश्योरेंस में, तो मैं ये बोलता हूँ कि आप उस 1 लाख को थोड़ा सा डिवाइड करो, ठीक है। आप 1 लाख में से उस 1 लाख में से आपने दिया 20 या 30,000 रुपए का प्रीमियम दिया जो आपको 1 करोड़ का कवर देगा। हाँ जी, और वो भी 17 साल के लिए नहीं, अगले 40 साल के लिए। आपने ये मेरे को सिर्फ आप 10 साल दीजिए, आपको 40 साल तक का कवर मिलेगा। अगले 40 साल यानी कि आपकी 60 या 65 साल तक की उम्र तक के लिए वो कवर हो जाएगा 1 करोड़ का। और आपको सिर्फ यहाँ पे 20,000 देना है 10 सालों तक। और जो वो 1 लाख आपने दिया था वहां पे, उस 1 का जो 80 बचा उसको आप इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड्स में। इस तरीके से आप अपना टर्म को या लाइफ इंश्योरेंस को मैनेज कर सकते हो। हेल्थ की जो बात आती है कि कभी भी कुछ अगर आपको हो जाता है, कोई फैमिली में बीमार हो गया तो पैसे की नीड आने वाली है, क्योंकि पैसे वाला काम तो पैसे से ही होना है, राइट। तो जो भी अपने को दिखता है कि पहले तो बैंक में होता था, आप म्यूचुअल फंड्स में, तो चलो म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लेते हैं। अगर आप बीच बीच में ऐसे पैसा निकालते रहेंगे तो आपकी कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है ना वो खत्म हो जाएगा।
एक हेल्थ इंश्योरेंस इमरजेंसी के लिए, एक टर्म इंश्योरेंस फैमिली की तो इमरजेंसी के लिए, वो मतलब जो हमेशा होना मैंने चाहिए। ले रखा है LIC वाला वो ठीक नहीं है। देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो ठीक नहीं है या वो अच्छा नहीं है, जो आपने लिया हुआ है वो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप टर्म के लिए प्लान करो, बजाय कि एक प्योर इन्वेस्टमेंट्स प्लस इंश्योरेंस के लिए आप प्योर इंश्योरेंस लो और प्योर इन्वेस्टमेंट करो। अच्छा कि अगर LIC वाला ले रखा बाई चांस कुछ हो जाता है उसके अंदर रिस्क कवर बहुत कम है सर। तो आप बोल रहे 10 ही लाख मिलेगा 1 लाख के अगेंस्ट 10 गुना 10 लाख। और यहाँ पर क्या सिर्फ 20,000 से देने में 1 करोड़ रुपया तक? हाँ जी ले सकते हो कवरेज। अच्छा 40 साल के लिए, अगले 40 साल के लिए। मतलब उसके बाद मुझे कुछ मिलेगा वापिस इससे नहीं? इसके अंदर एक और चीज आती है, जैसे आपने बोला कि वापस मिलेगा कि नहीं, तो उसको बोला जाता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम ROP। ऐसे वाले टर्म प्लान्स भी आज की डेट में इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। पहले क्या होता था ना कि इसको कार के इंश्योरेंस की तरह कंसिडर करते थे कि यार कुछ हुआ तो ठीक है मिल जाएगा फैमिली को, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। लेकिन आज की डेट में आप अगर ROP वाला इसके अंदर ले लेते हो, इसका प्रीमियम बहुत माइन्यूट सा पड़ता है। जो यूट्यूबर्स और बहुत सारे फाइनेंशियल गुरुज जो अपने आप को बोलते हैं, वो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ज्ञान देते हैं कि नहीं जी वो आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं लेना चाहिए, आपकी इतना तो आप SIP में डाल के कमा लोगे। मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ, वो प्रीमियम बहुत कम पड़ता है। आप वो वाला प्रीमियम भी लेके अपने रिटर्न ऑफ प्रीमियम ले सकते हो कि जो आपने पैसा भरा एटलीस्ट अगर आपको कुछ नहीं होता तो आप 40 साल बाद या जो भी आपने पॉलिसी टर्म ले रखा है उस पॉलिसी टर्म के बाद वो आपको पूरा पैसा वापसी मिल जाता है, जितना मैंने भरा वापस मिलता है, पूरा पैसा वापस हो जाता है। बाई चांस कुछ हो जाता है तो घर वालों को जो भी रिस्क कवर है सम एश्योर्ड है वो पूरा का पूरा मिल जाता है। अब हेल्थ के अंदर आपका क्या क्या चीजें होनी चाहिए कवर और क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए, इसके अंदर कोई भी रूम रेंट की कैपिंग नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप Tier 1 सिटी में रहते हो, Tier 2 सिटी में रहते हो, Tier 3 सिटी में रहते हो, तो आपको वहाँ का खर्चा अमूमन पता होता है कि इतना खर्चा यहाँ पे एक हॉस्पिटल का है, ठीक है। तो कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे अगर आपके लिए 10 लाख का रिस्क कवर जो है वो सफिशिएंट है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। तो अगर आप 10 लाख का रिस्क कवर ले रहे हो तो उसमें एक चीज आपने देखनी है कि कोई भी रूम रेंट की कैपिंग ना हो, ठीक है। किसी भी डिजीज पे, पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर, जैसे कई पॉलिसीज होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि कोई डिजीज होती है, कैटरेक्ट पे 40,000 की कैपिंग है, 20,000 की कैपिंग है, पर आई इतनी कैपिंग है, पर ईयर इतनी कैपिंग है। तो वो कैपिंग कोई नहीं होनी चाहिए आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी के अंदर। एक तो रूम रेंट की कोई कैपिंग नहीं होनी चाहिए, दूसरा आपकी डिजीज वाइज कोई कैपिंग नहीं होनी चाहिए, तीसरा उसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जो आपको समझ के चलना चाहिए या देख के चलना चाहिए वो क्या चीज़ है कि आपका जो भी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं वो तो पूरे कवर्ड हैं कि नहीं है। उसको बोला जाता है फैमिली फ्लोटर और एक बोला जाता है मल्टी इंडिविजुअल। अगर आप फैमिली फ्लोटर लेते हो तो पूरे का पूरा कवर आपके फैमिली मेंबर्स के लिए पूरा एक ही कवर डिजाइन हुआ। अगर आप मल्टी इंडिविजुअल लेते हो तो अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो 10-10 लाख रुपए हर एक फैमिली मेंबर के लिए आपके लिए एलिजिबल होगा। अगर फैमिली फ्लोटर ले रहा हो तो 5 लाख का या 10 लाख का पूरा परिवार का एक ही है। हाँ जी। 10 लाख का। और ये दूसरी वाली जो बोल रहा हूँ कौन सी थी ये? मल्टी इंडिविजुअल, हाँ, उसके अंदर क्या है कि सभी का 10-10 लाख का, सभी का ही 10-10 लाख रुपए का रिस्क कवर। अच्छा ये Individually हो आप जाएगा। बोल रहे थे कि रूम रेंट या हाँ जी, हाँ जी। फिर कॉन्ट्रैक्ट कुछ हो रहा हाँ जी, है, हाँ जी। ये तो सभी नहीं करते हैं तो छोड़ नहीं, सभी का मतलब बीमा तो वही हो रहा है इसका मतलब बहुत सारी कंपनीज अपना प्रीमियम कम रखने के लिए, हमें पहली चीज जो मैं बोलने वाला था ना कि कम प्रीमियम वाली पॉलिसी लेनी है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। कम क्यों है, कम प्रीमियम किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का क्यों है वो भी तो देखना है ना हमें। तो वो क्यों होगा उसमें बहुत सारी चीजें हैं। रूम रेंट पे कैपिंग दे देगा। रूम रेंट की कैपिंग जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर मान लीजिए आपका जो सम एश्योर्ड है वो 10 लाख है और रूम रेंट कैपिंग है 10% ऑफ योर सम एश्योर्ड, ठीक है। ICU में आपको पूरा मिल जाएगा। नॉर्मल रूम में अगर 10% 10,000 से ऊपर अगर आपने रूम लिया तो वो क्या करेगा कि मान लीजिए आपने 15,000 वाला रूम ले लिया, ठीक है। आप Tier 1 सिटी में अगर आप रहते हो तो 15,000 रुपए का रूम एक दिन का जाता है। तो अगर आपने 15,000 रुपए का रूम लिया और आपकी जो एलिजिबिलिटी बनती थी वो 10,000 की बनती थी, तो आपके पूरे के पूरे बिल के अमाउंट पे 50% का डिडक्शन आ जाएगा। रूम का रेंट भी होना चाहिए वैसे। नहीं, रूम का ही 15,000, यही तो गेम है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, एक रेंट पे कैपिंग लगा देती हैं ताकि उन्हें पूरे का पूरा बिल पे डिडक्शन करने का मौका मिल जाए। तो ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपके हेल्थ इंश्योरेंस का। जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो उस प्लान में, हर एक हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान में एक कोई प्लान ऐसा होता है जिसके अंदर बहुत अच्छे फीचर होते हैं, किसी में बहुत कैपिंग्स और बहुत लिमिटेड से फीचर होते हैं।
तो जहाँ पे भी ये रूम रेंट वाली कैपिंग है उस पॉलिसी को तो बिल्कुल ही नहीं लेना है, ठीक है। फिर जो डिजीज वाइज कैपिंग है उनको भी नहीं लेना है। उनमें भगवान ना करे कभी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो रोबोटिक ट्रीटमेंट पे, मॉडर्न ट्रीटमेंट पे, बाकी सारे फीचर्स उनके अंदर बहुत बढ़िया हैं, लेकिन रोबोटिक ट्रीटमेंट पे, मॉडर्न ट्रीटमेंट पे 1 लाख का आपने मान लीजिए 10 लाख का कवर लिया, ठीक है, और आपको रोबोटिक ट्रीटमेंट में कुछ ट्रीटमेंट कराना पड़ गया। आज की डेट में कैंसर है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें रोबोटिक ट्रीटमेंट से ट्रीटमेंट, मॉडर्न ट्रीटमेंट है बेसिकली, तो वो बंदा सोचता है कि मैं वही वाला लूँ जो बेस्ट ट्रीटमेंट आज का। तो उसमें उन्होंने 1 लाख रुपए का कैपिंग कर रखा है। आपका 10 लाख का सम एश्योर्ड है, आपका मान लीजिए 9 लाख का भी बिल आया तो आपको सिर्फ 1 ही लाख पे होगा। मुझे तो लगा था कि हेल्थ पॉलिसी का ये है कि आप 10 लाख के लिए 10 लाख का जितना खर्चा हुआ कंपनी पूरा नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा सभी नहीं करती। बिल्कुल नहीं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा हमें देख के उसके अंदर कंसिडर करके चलना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ये हो गया, दूसरा हमारा हेल्थ वाइज, हेल्थ एक और बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। वो क्या है, आपको अगर कोई भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो उसमें एक आपको हेल्थ चेकअप मिलता है। जितने भी 18 अबव या अडल्ट मेंबर जितने भी हैं आपकी पॉलिसी में, उनको एक हेल्थ चेकअप मिलता है हर साल, तो वो भी आपको कंज्यूम करना चाहिए। मतलब कोई तो इस पॉलिसी में मेरा कुछ अगर 10 लाख का ले रहा है तो 10 लाख तो सब कुछ कवर कर जाएगा। बहुत सारी कंपनीज मिल हैं जाते जैसे हैं मैं, ना? हाँ जी हाँ जी, ऐसी हैं, अच्छी पॉलिसीज भी हैं। उनका अगर मैं नाम भी लूँ तो एक HDFC का है हमारे पास, ऑप्टिमा सिक्योर करके वो प्लान है, उसके अंदर सब कुछ ही कवर्ड है। मतलब कि 10 लाख का लिया तो 10 लाख तक का कोई रूम का नहीं, सब कुछ सारा खर्चा। डिडक्टेबल क्या होते हैं, कुछ मान लीजिए हमारे कंज्यूमेबल होते हैं, मान लीजिए नॉन मेडिकल आइटम्स बोलते हैं उन्हें अच्छा, हम। मतलब डॉक्टर की दवाई वगैरह है, डॉक्टर के मतलब हॉस्पिटल के खर्चे से अलग। हाँ जी, जैसे कि मेरा ड्रेस हो गया, पेशेंट का ड्रेस हो गया, खाना हो गया, या फिर ग्लव्स हो गए, ये सब IRDA ने भी कंज्यूमेबल आइटम में डाल रखा है। तो कंज्यूमेबल आइटम का कोई कंपनी नहीं पे करती है, नहीं। उसके लिए एडिशनल मेरे को राइटर लेना पड़ता है नहीं खर्चा। मतलब उसके अलावा बाकी और तो सारा जो सब चीज़ें covered सारा है। खर्चा हाँ जी। है, फिर सारी सर्जरी का है, फिर आप जी। रोबोटिक बोल रहे थे उसका सारा उसके अंदर सब चीज़ कवर्ड है। एक सिग्ना का प्लान है, उसके अंदर भी ऑलमोस्ट सब चीज़ें ही कवर्ड है। बेसिक जो होनी चाहिए वो सब कवर्ड है उसके अंदर। वही पूछ रहा था कि कोई तो कंपनी होगी, आप बोल रहे थे Even- ऐसे कर रहे थे, कोई तो कंपनी ये होगी, पूरा वही cover चीज़ है। है, हमें जो भी हम प्लान ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सबके अंदर वो चीज़ें हैं या सबके अंदर बुरी हैं। बस ये है कि मैं नाम नहीं ले रहा हूँ जिनके अंदर ये चीज़ें बुरी हैं, वो आपको देखना है। लेकिन अगर आप मेरे से डिस्कस करते हो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इनके अंदर कौन कौन सी चीज़, कौन कौन सी कंपनीज के अंदर ये फीचर्स हैं, या कौन कौन सी कंपनी के अंदर बेसिक सम एश्योर्ड सबके अंदर पूरा है वो मतलब सब कि वो चीज़ें। बोल रहे कि सस्ते वाली चीज है, कुछ और लेना बाद में जाकर पूरा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वही- तो हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में सस्ती नहीं देखनी है कभी भी, ये देखना है कि उसके अंदर मेरी जो बेसिक चीज़ें हैं वो एटलीस्ट कवर्ड है। उसकी महंगा बनाई है, हाँ जी, वही बात है। वो आज हम महंगा दे रहे हैं, वो एक कहावत भी है ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो ये हमें हर साल रोना भी पड़ता है, लेकिन यहाँ पे लेना हमें यही वाला ही है, जिसके अंदर कोई कैपिंग, कोई सप्लीमेंट, कोई कुछ नहीं है। ये इंश्योरेंस की बात करें तो बैंक में गया था मैं, तो बैंक वाले बोल रहे थे कि 200 रुपये में PA का ले लो, PA का ले लो। क्या करा, मतलब पर्सनल एक्सीडेंट वाला। ये बेसिकली क्या होता है, वो भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है। मान लीजिए आपका टेक्सटाइल का जैसे काम आपने बताया, तो आपको टूर एंड ट्रैवल का मैक्सिमम काम रहता होगा। तो अगर आप एक PA पॉलिसी लेते हैं तो वो बेसिकली क्या, मान लीजिए आपने टर्म इंश्योरेंस ले लिया, आपकी ITR की एलिजिबिलिटी बनती थी 2 करोड़ की, तो आपने 2 करोड़ का टर्म ले लिया। अब आपके पास लाइफ का कवर करने के लिए और सम एश्योर्ड का कवरेज ही नहीं बचा। वो कैसे कैलकुलेशन होता है, मान लीजिए आपकी 10 लाख की ITR जाती है 10 लाख की है। और उसका आपने 20 टाइम्स का आप रिस्क कवर ले सकते हो आपकी एज में, तो आपने 2 करोड़ का पूरा ले लिया। अब आपको 2 करोड़ का और लगता है कि मेरा तो ट्रैवल बड़ा ज़्यादा है, मेरे 4 करोड़ का कम से कम कवर होना चाहिए, तो आप एक PA पॉलिसी ले सकते हो जो आपकी 2 करोड़ की कवरेज आपका और बढ़ा देगी। 2 करोड़ के अगर बाई चांस एक्सीडेंटल डेथ होती है तो ये वाला जो आपने टर्म ले रखा था वो तो ट्रिगर होगा ही होगा। यहाँ पे अगर PA पॉलिसी आपने रखी है तो आपका ये 2 करोड़ और आपको मिल जाएगा, तो यानी कि वो आपकी एडिशनल पॉलिसी, एडिशनल कवरेज हो गई, और इसका प्रीमियम भी बहुत कम आता है। अब वो 200 रुपये बोल रहे थे कि 200 रुपये तो हाँ, 200 रुपये अगर वो बोल रहे हैं तो लगभग 2400-2500 या 5000 में 2 करोड़ का आपको कवरेज ऑलमोस्ट मिल जाएगा। अच्छा, इसका भी वही काम करेगा कि अगर बाई एक्सीडेंट में डेथ ही हो रही है तो भी काम करेगा ये टर्म की जगह। इसके अंदर PA के अंदर आप और ज्यादा फैंसी, जिनको हम बोलते हैं फैंसी आइटम्स ऐड करके इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे हेल्थ के अंदर बहुत सारे फीचर्स आप ऐड ऑन कर सकते हो, वैसे PA के अंदर आप बहुत सारे फीचर्स ऐड ऑन कर सकते हो। उसको क्या बोलते हैं हम
कि अगर आपका एक्सीडेंट हुआ और आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको 6 वीक्स जो है वो बेड पे रहना है, तो आपकी कोई अगर SIP चल रही है, कोई आपकी अगर लोन चल रहा है, कोई EMI चल रही है, तो वो पूरे का पूरा ये कंपनी पे करेगी। अच्छा। आपको हर हफ्ते कुछ आपको बेनिफिट भी आएगा यहाँ से कि आपकी जैसे मान लीजिए सैलरी आनी थी या इनकम आनी थी, वो अगर वहाँ से नहीं आ रही तो ये आपको इनकम देगी हर हफ्ते। मतलब वीकली बेनिफिट हर महीना मुझे 1 लाख रुपए की इनकम आ जाती है, हाँ तो जी। ये कंपनी मुझे कवर कर देगी। ये कंपनी वहाँ से आपकी कंपनसेट हर महीने का 1 लाख का कवर। ऐसे फीचर्स भी हैं, बल्कि आपके अगर बच्चों की फीस जानी थी, बच्चों की फीस भी कवर हो जाती है। ऐसे प्लान्स भी, ऐसे फीचर भी अवेलेबल हैं। मतलब कि आप ये कह रहे हो कि बाई चांस मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, हाँ कुछ जी। काम नहीं कर पा रहा, तो हाँ मुझे जी। ये तो मिलेगा नहीं 2 करोड़ दिखा रखा है। नहीं, ये वाला कवरेज नहीं मिलेगा यहाँ पे। कि मेरी जो EMI जा रही है, जैसे मेरा घर का लोन है या फिर जो कंपनी के नाम पे लोन ले रखा है, बच्चों की फीस तो बोल रही हूँ, वो कंपनियां दे दी। यस यस यस, इसमें एक होता है डेथ बेनिफिट, एक होता है पार्शियल टेम्परेरी बेनिफिट, और एक होता है TTD करके एक बोलते हैं उसे, टेम्परेरी बेनिफिट। तो आपका अगर टेम्परेरी बेड रेस्ट है तो आपका कुछ और कवरेज होगा, कितने अमाउंट तक आप ले सकते हो। फिर अगर आपका पार्शियली कुछ पार्ट कट गया या कुछ भी आपका, जैसे मान लीजिए मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे एक्सीडेंट में 2 लिम्ब चले गए, मैं 50% डिसेबल हो गया, तो मेरे को 50% मेरे सम एश्योर्ड का मिल जाएगा उस टाइम पे भी। मतलब ये बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट के केस में। एक्सीडेंट हो रहा है तो मेरी बैंक की लोन की EMI, हाँ जी। बच्चों की स्कूल की फीस, हाँ जी। और उसके अलावा जो मेरी 1 लाख रुपए की महीने की आमदनी थी, हाँ जी, वो भी रिवर्स, वो भी यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। PA पॉलिसी के अंदर आता हुआ ऐसे ये तो नहीं, ये प्रीमियम की अगर मैं बात करूँ तो इसका प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा, टर्म के कंपैरेटिवली तो बहुत कम है, और अगर हम फीचर्स भी ऐड करते हैं तो भी 1 करोड़ का प्लान जो है वो लगभग 7,000 के आसपास आपको मिल जाता है। 7,000 रुपये हर साल में देंगे। हर साल के आपने 7-8 हज़ार रुपये देने हैं, 1 करोड़ का आपको ये सब फीचर्स के साथ वो प्लान मिल जाएगा। 7,000। तो आप शुरू कीजिए हमारे साथ, फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी करते हैं, जो भी आपके गोल्स हैं उनके हिसाब से आपका कितना SIP, कितने टाइम बाद आपको जो भी गोल है उसके हिसाब से हम प्लानिंग करके आपको गोल मैपिंग हो जाएगा। आपका एप्लीकेशन हम आपको दे देंगे, उसके अंदर वो दिखता भी रहेगा कितना अमाउंट पेंडिंग है, कितना आप एडिशनल डालो तो कितने टाइम में आपका जो भी आपका गोल है वो पूरा कंप्लीट होने वाला है। और सबसे जो बेसिक चीज़ हमने बताई थी पिरामिड में, वो बनती है इंश्योरेंस। तो सबसे जो बेस्ट चीज़ है या सबसे जो कंपलसरी चीज़ है इन्वेस्टमेंट से पहले, वो है इंश्योरेंस, वो भी आप लीजिए। ठीक बनाइए। एक्सीडेंट थोड़ा बता रही, इसका पता नहीं था, बस वो बोल रहे थे कि 200 रुपये नहीं, ये बहुत इसके अंदर PA के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया।